नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज 28 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज के वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब किसके बीच में लड़ा गया था। तो आपको बता दें, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर था अंग्रेजी फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1760 में। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कौन विजय हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ये रहा है और यहाँ पे इसका सही उत्तर है देहरादून। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर है देहरादून। ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फर खान को जो है द फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अब्दुल गफ्फर खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे। तो आपको बता दें साहित्य में दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, जो कि साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेत्र में दाता की आँख के किस भाग को पृथक किया जाता है। तो आपको बता दें कार्निया इसका उत्तर है। कार्निया, नेत्र में दाता की आँख के कार्निया भाग को जो है पृथक किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कार्निया ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो आपको बता दें जेम्स चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसका जो तारीख है, इसका जो सन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपको बता दें लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू किया था। तो आपको बता दें प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी और किस सन में चलाई गई थी। और सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था और कब हुआ था, किसने किया था। ये 2-3 जो क्वेश्चन हैं जो हमने बोले हैं, इसका आंसर ज़रूर करें क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इनका आंसर पता होना ज़रूरी है आप सभी को। तो आपको बता दें लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1952 के आसपास किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई थी। तो आपको बता दें इसका भी सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में टेलीग्राफ सेवा जो है सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में काफ़ी सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वो हुए, जैसे कि जीरो का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था उसी काल में। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी शैलियाँ थी जो नई नई नवीनतम शैलियाँ उसी काल में उभरी थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है संस्कृति के दृष्टिकोण से। ठीक है, भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी इसका अलग ही नाम है, इसकी अलग ही यहाँ पे जो है आधारशिला शैली रखी गई है। क्रिप्टोग्राफी इसका सही उत्तर है। क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर पर होता है। तो आपको बता दें विपक्ष का नेता इसका सही उत्तर है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी स्थायी सदस्य भी पूछा गया था। तो आपको बता दें 1946 में इसका जो है गठन किया गया था। और यहाँ पे संविधान सभा के जो आपके अस्थायी सदस्य थे वो आप लोगों के सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी सदस्य आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सलाहकार समिति के जो सदस्य थे, तो VK राव इसका राइट आंसर है। VK राव, संविधान सभा का जो गठन किया गया था इसमें एक सलाहकार समिति भी थी जिसकी सलाह जो है के अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया जाना था। ठीक है, तो वहाँ पे उसके जो संचालक थे वो VK राव थे। ठीक है, प्रारूप समिति किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे भी संबंधित देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे उसका भी आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में।
भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बता दें भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। K2 इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी K2 है। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है आंसर करें। आप लोगों को हम हिंट दे देते हैं। 4 डिजिट है और 4 से शुरू होती है, ठीक है। आप लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग्रेजी शासक का संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से है? तो आपको बता दें विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर है। विलियम बेंटिंक जो है अंग्रेजी शासक का संबंध जो है सती प्रथा के उन्मूलन से है। इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा का अंत संभव हुआ था। डेसिबल यूनिट है, तो आपको बता दें डेसिबल जो है ये ध्वनि की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ध्वनि की एक यूनिट है, तो डेसिबल यहाँ पे जो है ध्वनि की एक यूनिट हो जाएगी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है, तो जिस कला को हम लोग भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गंधार शैली, गंधार कला, ठीक है। तो गंधार कला यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गंधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बता दें रीता फारिया। रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली महिला, भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा रीता फारिया। रीता फारिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो बता दें इसका सही उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार जो है भारत में शुरू हुआ था। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? तो बता दें भारत में पहली जो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू की गई थी, जो कि 1835 ईस्वी में लागू की गई थी, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है देश भर में विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो जो है इंटरनेशनल जो आपका पर्यावरण दिवस है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल डे, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे जो है आपका 5 जून को हर वर्ष जो है विश्व भर में मनाया जाता है। 5 जून इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपको बता दें अरावली जो पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, इनका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो आपको बता दें भारत और श्रीलंका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? डालेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए बोला है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो यहाँ पे एसपी पर लाभ जो है 20% होता है, यानी कि 20/100, यानी कि 20 से कम 20, 20/100। 5 जो है उसका एसपी है जिसमें 1 उसका लाभ होता है, तो सीपी कितनी होगी? 4 होगी। जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है उसका 4 होगा, तभी तो 1 का लाभ होगा और टोटल जो एसपी होगी वो हमारी 5 होगी। तो यहाँ पे सीपी हमें पता चल गई 4 है। अब यहाँ पे 4 पे हमें 1 का लाभ हो रहा है। अब बोला है वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, तो यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है, 4 पे वो भी गुणे 100 कर देंगे, और परसेंट बनाने के लिए हमको पता है 100 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काट दिया, 4 से 100 को काटेंगे 25 आ जाएगा, और ये आपका परसेंट में आएगा, ठीक है। 25% इसका सही उत्तर है। उसका जो वास्तविक परसेंटेज है लाभ का, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो आपका 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपको बता दें सही उत्तर है इसका असम। आवो जनजाति जो है ये आपकी असम से संबंधित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है, तो सब चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई धनराशि है एक्स, 5 वर्ष में जो है 1020 हो जाती है, हो गई 5 वर्ष में 1020। इसके बाद बोला 8 वर्षों में 1200 हो जाती है, 8 वर्षों में जो ये आप लोगों की 1200 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे ये
8 वर्षों में 1200 हो रही है और यही 5 वर्षों में 1020 हो रही है। तो 3 वर्षों में यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 180 बढ़ रही है। जब 3 वर्षों में 180 बढ़ रही है यानी कि 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, तो 60 बढ़ेगी। हाँ, 3 18 60 बढ़ेगी। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 वर्ष में 1020 बढ़ी है, तो यहाँ पे 5 वर्ष में जो है ब्याज कितना मिलेगा, तो हमको मिलेगा 300 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, कैसे हमें पता किया कि 1 वर्ष में तो 60 रुपये हमें मिल रहा है, तो 5 वर्ष में हमें 300 रुपये मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे 5 वर्ष में 1020 जो दिया है, इसमें 300 रुपये जो है उसका ब्याज ही होगा। तो 1000 में से 1020 में से 300 जब हम लोग माइनस करते हैं तो 720 जो है ये आपका मूलधन जो है, उसका वास्तविक जो धन था, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, उसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि 720 रुपये था। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे, आराम से कर लेंगे और सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है प्रयाग। प्रयाग इसका राइट आंसर है। ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा गुजरात। ये सभी जो है लाइन से आते हैं। आपको बता दें ये आपका जो इंडिया का नक्शा आप लोग बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो गुजरात होता है, यहाँ से शुरू होता है गुजरात, राजस्थान, ये यहीं से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। ठीक है, थोड़ी सीधी रहती है, टेढ़ी ये ज़्यादा हो गई, थोड़ी सीधी रहती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे मिजोरम, इसके बाद आपका लास्ट में मिजोरम पड़ता है। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी लाइन से आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। पहला राजस्थान आ जाता है, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, और इसके बाद छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्लम पहाड़ी जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो बता दें इसका सही उत्तर है केरल। केरल में जो है इलायची की पहाड़ियाँ आपकी स्थित है और सही उत्तर आपका केरला था इसका। और यहाँ पे आपको हम बता देते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी आपको हमारे एकमात्र टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग आज ही जाइए। अगर आपका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है तो सर्च करिए टेलीग्राम पर जाके सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। करीबन बात करें तो 13,000 से भी ज़्यादा वहाँ पे छात्र रेलवे ग्रुप डी के अभी तक हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेनिफिट होगा टेलीग्राम को ज्वाइन